जय हिंद एंड गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, टुडे इज माय 16th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? जो केमिकल काइनेटिक्स है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए। कहा जाता है कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा तो समझो अभी तक आपका जो केमिकल काइनेटिक्स का जो नॉलेज है वो अधूरा है। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, दैट इज द effect of temperature on the reaction rate and Arrhenius equation. Clear है? तो guys, today will be the part 01. तो guys, today will be the part 1 और इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी जो टर्मिनोलॉजी है, लूजी है, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन इन पार्ट 2 उसमें हम लोग इस जो आर्हेनियस इक्वेशन है या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट है उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल्स हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट कम और उन न्यूमेरिकल के थ्रू ही आपसे जो एक टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक टॉपिक का जो बैकग्राउंड होता है, एक टॉपिक का जो के थ्रू आपसे पूछ लिया जाता है। इसीलिए नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? दैट विल बी द बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन रेट एंड आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर है? तो चलो हम लोग समझते हैं कि भाई जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसको, तो चलो हम लोग समझते हैं कि जो टेम्परेचर है वो रिएक्शन रेट को कैसे इफेक्ट करता है। क्लियर है? तो गाइस, आप लोग सभी ने ध्यान दिया होगा कि अगर लेक्चर नंबर 15 तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने याद किया चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हो या कोई भी थ्योरी डिस्कस किया हो तो उसमें हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। क्या किया था? एट अ गिवन टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स हम लोग उस टाइम जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जो टेम्परेचर था उसको हमेशा हम लोगों ने डिफाइन किया, उसको हमेशा हम लोगों ने कांस्टेंट किया। इट मीन्स कि अगर हम लोग जब कभी भी इससे जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम जब कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कोई थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने हमेशा की क्या डिस्कस किया? हमेशा डिस्कस किया कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में। इट मीन्स इसका वाइटल रोल है कहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन पे। क्लियर है? चूंकि हम लोग दूसरा टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे इसलिए हमें वहां पे मजबूरन ये डिफाइन करना पड़ता था कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो दैट इज द बैकग्राउंड फॉर द दिस टॉपिक। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कैसे अफेक्ट करता है। क्लियर है? गाइस, इस दुनिया में चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, एनी केमिकल रिएक्शन, it doesn't means it is exothermic or endothermic. Please don't confuse with it. Okay? क्योंकि हम लोग we are talking about the rate of reaction. तो इस दुनिया में जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। मीन्स अगर A प्लस बी इज गिविंग C, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इट इज तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ फिर अगर हम लोग ने क्या किया, टेम्परेचर T2 हुआ और यहाँ पर T2 इज ग्रेटर दैन T1 है, इट मीन्स R2 विल बी ग्रेटर दैन R1। इससे कोई मतलब नहीं है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। We will discuss later in today class, so don't worry, okay? So सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्लियर है। अब यहाँ पे लाइन देखो, हम लोगों ने तो समझ लिया कि इस दुनिया में जितने भी जो रिएक्शन है या तो उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और विथ राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज। क्लियर है। इस अगर ये होमोजीनियस रिएक्शन है, होमोजीनियस रिएक्शन है, तो अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अगर राइज करते हैं तो जो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो 2 या 3 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पे समझो, हम लोग रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि और यहाँ पे लिखते हैं मान चलो AX BY। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसे हम लोगों ने क्या बोला था, उसे हम लोगों ने बोला था कि इट इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, हम लोग लेटर ऑन विल डिस्कस। यहीं से क्या आता है, यहीं पे आता है अरेनियस इक्वेशन। क्लियर है। इट इज कांस्टेंट, इट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बट इस केस में क्या हो रहा है कि अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स ये जो रेट वार होगा वो क्या होगा, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। तो इसी से हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये होमोजीनियस रिएक्शन है, होमोजीनियस रिएक्शन मीन्स A प्लस B इज गिविंग C, मीन्स इसका भी जो फेज होगा, मान लीजिए गैस है तो ये भी गैस होना चाहिए, एंड देन इट विल आल्सो प्रोड्यूस गैस। अगर ये एक्वस है एंड दिस वन इज द लिक्विड एंड इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग एक्वस, तो हियर इज आल्सो अ होमोजीनियस रिएक्शन। क्लियर है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो रेट कांस्टेंट है 10 डिग्री सेल्सियस राइज होने से टेम्परेचर में वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका गाइस क्या, होमोजीनियस रिएक्शन, और किस तरह से जो टेम्परेचर है वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। क्लियर है। या इफेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसको किसको इफेक्ट कर रहा है, वो के को अफेक्ट कर रहा है, मीन्स रेट कांस्टेंट को अफेक्ट कर रहा है। क्लियर है। जिसे हम लोग क्या इस रिलेशन को किस नेम से जानते हैं, अरेनियस इक्वेशन को विल डिस्कस। क्लियर है। तो गाइस हम लोगों ने तो यहाँ तो समझ लिया कि भाई किस तरह से। अब यहाँ पे एक और जो टर्म आता है दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। मे बी इससे क्वेश्चन न पूछे बट आपको ये जानना चाहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेशियो ऑफ constants at two different temperatures differ by 10 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मान के चलो एक K1 है, K1
कितना पे है, ये T1 पे है। अब K2 जो है इसे कितना है, T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे है। क्लियर है। तो इसी को जो यहाँ पे अगर हम K2 बाई K1 किए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे K और T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस एंड देन या यहाँ पे ऐसे लिख दो K1 लिख दो और यहाँ पे K1। तो इस जो रेशियो है इसी रेशियो को हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है। जिसका जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। क्लियर है। तो दिस वन इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। बट दिस वन इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है। अब चलो हम लोग देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, मोस्ट फेमस इक्वेशन फॉर द केमिकल काइनेटिक्स, फॉर द केमिस्ट, फॉर द स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग केमिस्ट्री। क्लियर है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि भाई आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोग रेट इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज गिविंग बी और हम लोगों ने मान लिया कि दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। जो रिएक्शन हो रहा है कोई ना कोई तो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं आर, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ROR रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू की, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड दिस वन इज द ऑर्डर। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर को हम लोग राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या करता है हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो के है तो के क्या है, इट्स वेरी विथ, तो के क्या है, इट वेरीज विथ टेम्परेचर, मीन्स के इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्लियर है। मैंने अभी प्रीवियसली आपको समझाया। इसी रिलेशन को एक हमारे जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, तो इसी रिलेशन को जो हमारे स्वीडिश के जो चाचा थे जिनका नेम था क्या, आर्हेनियस, और जो हमारे आर्हेनियस जो चाचा थे उन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, एक रिलेशन डेवलप किया किसके और किसके बीच में, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में उन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, रिलेशन को डेवलप किया डिफरेंट मीन्स जो एक्सपेरिमेंट करके, और उसे उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। कैसे, एक्सप्रेस किया कैसे, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे उन्होंने बोला कि K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA/RT। क्लियर है। और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे आर्हेनियस चाचा ने इसे खोजा था, इसको डेवलप किया था, इसी को उन्होंने क्या बोला, आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर है। दिस वन इज द आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि के है यहाँ पे टेम्परेचर का जो टर्म है। अब ये जो टेम्परेचर है क्या है, ये टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स जो यूनिट होगा इसका केल्विन होगा। क्लियर है। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने क्या बोला है कि भाई, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जो रेट कांस्टेंट है वो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है किसके अकॉर्डिंग, ये मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है।
तो गाइस अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंट जो टर्म है, उसका क्या मतलब है। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग इंटर करने जा रहे हैं, कहाँ पे हम लोग इंटर करने जा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पे। क्लियर है। सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि K विल बी A इंटू e⁻⁻ क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, K इज रेट कांस्टेंट, A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक कांस्टेंट है। क्लियर है। जब वो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें उनको ये मिला, चूँकि ये आरएनए से, इसलिए उसको इन्होंने किससे इंडिकेट कर दिया, ए से इंडिकेट कर दिया। ठीक है। एंड ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। एंड आर इज द रेट कांस्टेंट, and T is the absolute temperature, मीन्स एब्सोल्यूट जहाँ पे आया उसका मतलब क्या है कि इसका यूनिट क्या होगा, K होगा। क्लियर है। तो गाइज अब यहाँ पे देखो, K है, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। E फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है और डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं। क्लियर है। तो अगर हम एक रिएक्शन की अगर बातें कर रहे हैं, मीन्स ए इज गिवन बी, और पर्टिकुलरली हम इसी रिएक्शन के लिए बातें कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, सॉरी दिस वन विल बी द गैस कांस्टेंट, नॉट रेट कांस्टेंट। ओके, गैस कांस्टेंट। ठीक है। तो आर इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे T है और यहाँ पे K है। तो इस तरह से एक दूसरे पे दोनों क्या है, जो K है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक टर्मिनोलॉजी और आ गया, क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। अभी जो कोई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है गाइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझो कि A प्लस BC इज गिविंग AC प्लस B। क्लियर है। मीन्स जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो B और C में क्या है, बॉन्ड है, हो सकता है किसी भी तरह का बॉन्ड है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग, ब्रेक होगा। क्लियर है। एंड देन A और B आपस में कंबाइन होगा और इस तरह से क्या बनेंगे, ये बनेंगे AC एंड प्लस B। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड जो ब्रेकेज हो रहा है B और C के बीच में, और फिर जो बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है A और C के बीच में। क्लियर है। तो जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पे एनर्जी लगेगा, और जब बॉन्ड आपस में बनेगा, क्लियर है, ये बॉन्ड क्यों बनेगा, देखो ये बॉन्ड तभी बनेगा जब ये कहाँ पे था, अनस्टेबल स्टेट में होगा। मीन्स अनस्टेबल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हायर एनर्जी। क्लियर है। तो मतलब क्या होगा कि जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है। हम लोग धीरे धीरे एक्टिवेशन एनर्जी पे की ओर जा रहे हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करा, ये जो बॉन्ड है चाहे वो किसी भी तरह का हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिटेल को समझ नहीं पाते हैं।
क्लियर है। तो वो सोचते हैं कि भाई ये मतलब ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्लियर है। तो जब कभी भी ये जो बॉन्ड है, अभी ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल स्टेट में है। तो स्टेबल स्टेट से हमें क्या चाहिए, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, AC+B है। तो हमें जो इसका जो स्टेबल स्टेट है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी लग रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्लियर है। तो ये एनर्जी कितना लगेगा, मैटर आता है कि एनर्जी कितना लगेगा, एनर्जी कितना चाहिए। क्लियर है। तो इसी एनर्जी को, ये जो रिक्वायर्ड जो एनर्जी है गाइस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। तो चलो अब एक्टिवेशन एनर्जी को समझ लेते हैं। आपके बुक्स में भी जो डेफिनेशन दिया हुआ था, चलो हम लोग उसी की तरफ, उसी के जैसा एक डेफिनेशन खुद से बना लेते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो चलो हम लोग लिखते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to initiate reaction। अब मतलब क्या हुआ कि भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है वो मिनिमम एनर्जी जो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो इस केस में केमिकल रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था, AC, और यहाँ पे क्या था, एक ऑलरेडी मॉलिक्यूल क्या था, BC था। तो मीन्स BC को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस BC को जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, बट हम कहाँ पे बात करते हैं, बात करते हैं मिनिमम पे। तो जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मिस्टर जॉन है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये वाल है, इस तरह से एक वाल है। क्लियर है, ये वाल है। और यहाँ पे जो मिस्टर जॉन है ये बहुत ट्राई कर रहा है इसको क्रॉस करने का, बट वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट अगर इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो हाइट है, जो वाल का जो हाइट है ज़्यादा है। क्लियर है। बस इसको थोड़ा सा अगर यहाँ से किसी भी चीज़ का अगर यहाँ पे मैं सपोर्ट दे दूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो मिस्टर जॉन है इनका हाथ डायरेक्टली वाल का जो अपर पार्ट है उस पर पहुँच जाएगा। और जैसे ही वहाँ से पहुँचेगा तो बहुत ईजी वे में वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ क्रॉस कर जाएंगे। सेम उसी तरह ये जो स्मॉल जो सपोर्ट था गाइज ना, उसी तरह यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बैरियर है। क्लियर है। तो इसी बैरियर को ओवरकम करने के लिए, मीन्स मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मिस्टर जॉन को हम लोगों ने यहाँ देखकर उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर हम लोगों ने उसके जो एनर्जी था उसको इन्हांस कर दिया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा सपोर्ट देकर उसी प्रकार से वह मिनिमम एनर्जी जो चाहिए मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, and then after activation what will be happen, it will start reaction, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। तो आई थिंक आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे गाइस देखो, ये जो रिएक्शन है A + BC
तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट नहीं होता है AC+B में। ये क्या करता है, जितना जो एक्टिवेशन एनर्जी है उतना एनर्जी लेने के बाद ये क्या बनाता है, ABC। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्लियर है, चूंकि ये अनस्टेबल होता है। तो अगर अनस्टेबल है तो क्या होगा, हायर एनर्जी होगा, और अगर हायर एनर्जी है तो फिर क्या होगा, अनस्टेबल है तो ये फिर कहाँ डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, AC+B। क्लियर है। तो ये जो एक्टिवेट जो कॉम्प्लेक्स है उसका हमेशा एनर्जी क्या होगा, उसका हमेशा एनर्जी क्या होगा, हायर होगा। तो जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका मीन्स जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, वो जो एक्टिवेट जो कॉम्प्लेक्स है उससे कम होगा। क्लियर है। तो मीन्स जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो क्या होगा, वो होगा जो एक्टिवेट जो कॉम्प्लेक्स है उससे कम होगा। क्लियर है। तो चलो अभी तक आई थिंक नहीं समझ में आया या समझ में आया, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। क्लियर है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्लियर है। तो गाइस हम लोग सभी जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। वन इज द एक्सोथर्मिक and another is the endothermic। क्लियर है। अभी हम देखो एक्सोथर्मिक, थर्मिक से क्या आ रहा है, थर्मल, थर्मल से क्या है, हीट। समझ सकते हैं, हीट इज तो वी कैन डायरेक्टली से ही टेम्परेचर। यहाँ पे एंडोथर्मिक, यहाँ पे भी सेम है। एक्सोथर्मिक मीन्स यहाँ पे एक्सेस हीट है। क्लियर है। तो गाइस इस दोनों केसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्लियर है। बट जो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है, जैसे हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल लिया था A+BC इज गिविंग AC+B। क्लियर है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो बहुत लेस होगा। और यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे जो एनर्जी जो रिलीज होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा विथ कंपेरिजन टू दिस वन। क्लियर है। उसी प्रकार हम एंडोथर्मिक की अगर बातें करें तो यहाँ पे अगर है A+BC इज गिविंग AC+B, तो इस केस में एंडोथर्मिक मुझे एनर्जी और ज़्यादा लगेगा। पहले तो हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे जो इसका जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, मीन्स ये जो रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, वो हायर होगा। और यहाँ पे जब फॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लेस होगा। क्लियर है गाइस। सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही ओनली एनर्जी रिलीज नहीं होते, और सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही सिर्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोनों, चाहे ये एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, ये दोनों केस में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और एनर्जी रिलीज होता है। बट एक्सोथर्मिक हम उस केसेस बट एक्सोथर्मिक जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं हीट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन पे। क्लियर है। जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टा H से। जिसका डेल्टा H निगेटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। विल डिस्कस, सो डोंट वरी when we will discuss about the graph, okay। and जिसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है उसे आप क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो प्लीज़ आप
इससे कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है सिर्फ उसी में हीट की रिक्वायरमेंट है, नहीं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें भी हीट का रिक्वायरमेंट है, उसमें भी जो बैरियर मैंने जो वाल बताया उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हो सकता है किसी में कम किसी में ज़्यादा हो, बट दोनों जगह एनर्जी रिक्वायर्ड है और दोनों जगह एनर्जी रिलीज होता है। तो एक्चुअली जिसका हीट जो एक्सोथर्मिक हम बोलते हैं, जिसका हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है निगेटिव होता है, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जिसका हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्लियर है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है या किस तरह से जो मीन्स एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आइदर इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन बोथ रिएक्शन there is minimum energy required for the initiation of reaction, that is called activation energy। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग इसका जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है जो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम उसके थ्रू समझेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो ग्राफिकल हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो चलो हम लोग देखते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। गाइस यहाँ पे मैं एक ग्राफ ए है एंड सेकेंड ग्राफ इज दिस वन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एनर्जी। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एनर्जी है। हम यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो मान के चलो एक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ए इज गिविंग बी एंड ए इज गिविंग बी। क्लियर है। तो गाइज मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है। क्लियर है। अब ये रिएक्टेंट है। अब यहाँ से हमें यहाँ पे गया जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा था, मान के चलो यहाँ पे ए बी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्लियर है। जैसे यहाँ पे जो है इसको मान लिया कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी हमने मान लिया कि ई एक्स है। क्लियर है। अब ये जो है ये देखो, अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो रिलीज एनर्जी कर रहा है मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो क्या होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी से कम होगा। तो चूँकि ये एनर्जी है तो यहाँ देखो यहाँ पे एक एनर्जी है, अब यहाँ पे एक एनर्जी है। क्लियर है। और ये जो बैरियर है, जो इनिशिएशन जो स्टार्ट करने के लिए जो रिएक्शन का चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलेंगे EA1। क्लियर है। और ये जो है मान के चलो इसको हम लोगों ने बोला जो रिएक्टेंट का जो एनर्जी है E1 है। अब यहाँ पे जो देखो E2 है। क्लियर है। अब यहाँ पे है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे EA2। क्लियर है। अब चलो सेम केस में हम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ से ऐसे इक्वेशन गया। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी कम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी देना होगा इसको ब्रेक करने के लिए। तो मीन्स जो रिएक्टेंट का जो E1 है वो क्या है, प्रोडक्ट से का जो एनर्जी है उससे कम है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब इसके पास खुद का एनर्जी है, तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी से हायर होगा। क्लियर है। ये देखो यहाँ पे दिस वन इज द EA1 एंड दिस वन इज द EA2। क्लियर है। अगर इस तरह से आप कर दो, यहाँ पे
यहाँ पे, तो दिस इज द डेल्टा एच। क्लियर है, हीट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे अगर आप आ जाओ, यहाँ पे अगर इसे कर दो तो दिस वन इज द डेल्टा एच। क्लियर है। और यहाँ पे भी मान के चलो एक्टिव जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, जिसका हम एनर्जी को ई एक्स इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है। तो गाइज क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन एक्सोथर्मिक है और कौन एंडोथर्मिक है। तो गाइज जिसमें रिएक्टेंट के पास एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो जब एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसको बहुत कम एनर्जी लगेगा बॉन्ड को ब्रेक करने में। क्लियर है। और तो ये ऐसा किस केस में होता है, ऐसा होता है एक्सोथर्मिक के केस में। एक्सोथर्मिक के केस में क्या, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो आप अल्टीमेटली ये देखोगे कि जो प्रोडक्ट का जो एनर्जी हो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ये एनर्जी का, अगर वाई एक्सिस में एनर्जी है तो इसका जो रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी। तो इसीलिए क्या है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। मतलब यहाँ से रिएक्टेंट को अगर यहाँ पहुँचना है तो ये क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो उस एक्टिव कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इतना एनर्जी चाहिए, इतना क्वांटिटी ऑफ एनर्जी चाहिए, तब वो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जो E1 है इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। और अगर जैसे यहाँ बना, अगर गाइज अगर मैं चाहता हूँ ये कि फिर मैं प्रोडक्ट से फिर मैं रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट हूँ, तो फिर इसको इतना बड़ा जो वाल है इसको भी बैरियर को क्रॉस करना होगा, इस बैरियर को क्रॉस करना होगा। तो इतना मच जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी लगेगा, तो मिनिमम एनर्जी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन या एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो रेट और जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है जिसे हम डेल्टा एच से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन EA1 माइनस EA माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो E1 जो एक्टिवेशन एनर्जी जो यहाँ रिक्वायर्ड है और यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इतना रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब EA1 इज लेस देन EA2, इट मीन्स डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। क्लियर है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अब इसी के केस में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसे हम क्या कैसे इंडिकेट करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं EA1 माइनस EA2। आप यहाँ पे देख लो EA1 इज ग्रेटर देन EA2, सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यू है यही हमें इंडिकेट करता है कि दिस वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और जो आर्हेनियस जो इक्वेशन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, मीन्स EA। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड। क्लियर है। अब यहाँ पे गाइस देखो ग्राफिकल मेथड क्या है, हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है K इक्वल टू E टू द पावर माइनस EA/RT। ठीक है। अब बोथ साइड लॉग ले लो तो ln ले लो, तो ln K इक्वल टू ln A
अब ये ए इंटू बी का फॉर्मूला पुट कर दो लॉग का जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बाई आर टी। क्लियर है। अब एलिन को आप लॉग में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग ए इक्वल टू ए बाई आर टी। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई आर टी इंटू 2.303। क्लियर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसको और लिख सकते हैं लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 इंटू आर, यहाँ पे क्या हो गया 1/t ए। तो गाइस ये जो लॉग के है, अगर मैं इसको y मान लूँ और ये क्या है कांस्टेंट है, c हो गया, और यहाँ पे क्या है, अगर इसको मैं m मान लूँ और इस 1/t को अगर मैं x मान लूँ, तो ये इस तरह का हो गया क्या, mx मीन्स दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है लॉग के है, यहाँ पे हम लोग ने x किसको माना था, 1/t को माना था। तो इस तरह से जो इक्वेशन आएंगे, तो इस तरह से जो ग्राफ बनेंगे इस तरह के होंगे। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, मान के चलो यहाँ पे टेन थीटा बना रहा है, दिस वन इज द थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको अगर बेस मान लिया, इसको अगर हम परपेंडिकुलर मान लिया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हुआ गाइस, पी बाई बी। अब यहाँ पे p बाई बी है, तो यहाँ पे p बाई बी का वैल्यू कितना है, तो p बाई बी का वैल्यू क्या है, मीन्स जो टेन जो स्लोप है, स्लोप क्या है, m है। क्लियर है। तो यहाँ से आप टेन थीटा इक्वल टू स्लोप, अगर आप ग्राफिकली स्लोप कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ पे जो m का वैल्यू कितना है, माइनस ए बाई 2.303 आर। क्लियर है। तो अगर आपको स्लोप मालूम है, इस स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप आपको मालूम है, तो यहाँ से आर इज द गैस कांस्टेंट एंड दिस इज द कांस्टेंट। तो यहाँ से आप सिंपली क्या है, ये का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो चलो, एक तो ये मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड, एंड देन सेकेंड मेथड इज द determination of activation energy from rate constant। क्लियर है। तो अब गाइज यहाँ पे आप देखो कि आपके पास मान के चलो T, जो यहाँ पे समझो टेम्परेचर जब T1 है तो जो रेट कांस्टेंट वो कितना है, K1 है, और जब टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट कितना है, K2 है। क्लियर है। तो अब इसको आप हम लोग पुट करते हैं कहाँ पे, हम लोग पुट करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा K1 इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T1। क्यों, क्योंकि हम एक रिएक्शन की बातें कर रहे हैं, तो एक जो रिएक्शन होगा उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। क्लियर है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे K2 इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T2। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि T2 इज हायर दैन T1। क्लियर है। अब नहीं भी मानोगे तब भी आपका आंसर सेम होगा। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखो, तो देन दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो अब अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा गाइस, K2 बाई K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो A ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T2 डिवाइडेड बाई A ई टू द पावर माइनस ई ए आर T1।
क्लियर है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, K2/K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे e के पावर आप यहाँ पे क्या ले लो, E/R को आप कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है। अब यहाँ पे अब इसमें यहाँ पे चूँकि e है तो हम इसे यहाँ पे क्या लेते हैं, तो बोथ साइड जो नेचुरल लॉग है उसे ले लो तो यहाँ पे क्या हो गया, K2/K1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे EA/R, यहाँ पे क्या हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे क्या हो गया 2.303 लॉग K2/K1 इक्वल टू EA/R। अब यहाँ पे करो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। क्लियर है। अब इसी को अब यहाँ पे लिख लो तो यहाँ पे फाइनली क्या आया, फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 इंटू T1। तो गाइस अगर हमें रेट कांस्टेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर पे मालूम है तो हम इस वैल्यू से भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर है। तो आई थिंक ये टोटल जो कॉन्सेप्ट था, टोटल जो डेरिवेशन था फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। क्लियर है। अब ये हम लोगों ने तो टेम्परेचर का तो इफेक्ट पढ़ लिया, लेकिन एक चीज़ और बच रहा है इसमें, बहुत ही छोटा टॉपिक, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। गाइस अभी हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा, इसलिए जो हम लोग कैटलिस्ट है उसको पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी है। तो भाई कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो itself do not take participate in the chemical reaction but it can enhance, it can increase the rate of reaction। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट उसका जो प्रेजेंस उसका जो प्रेजेंस इन रिएक्शन है वो क्या करता है, उसको जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या करता है गाइस, उसको इंक्रीज कर देता है। इस तरह से जो उसका जो कंप्लीशन जो टाइम होता है वो कम होता है। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। तो बेसिकली ये करता क्या है, कैसे कम करता है, ये बेसिकली क्या करता है, जो कैटलिस्ट है जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है। अब वो कम कैसे करता है, वो कम क्या करता है कि जो मान के चलो A + B इज गिविंग C, तो यहाँ रिएक्टेंट है एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये क्या करता है, ये मान के चलो ये ऑप्शन A है, अगर कैटलिस्ट नहीं यूज कर रहा है तो ये ऑप्शन A है, माने इसका जो कैटलिस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये देखो A B है। क्लियर है। मीन्स वो क्या करता है, वो पाथ ही चेंज कर देता है, वो ऐसा पाथ बताता है कैटलिस्ट जिसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम लगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं। क्लियर है। ये है एनर्जी और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे रिएक्टेंट है, मान के चलो एक रिएक्शन ये हो रहा है। क्लियर है। तो अब ये दिस वन इज द EA। क्लियर है। अब जैसे ही हमने मान के चलो ये बीकर है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था, कौन सा A + B इज गिविंग C।
क्लियर है। अभी रिएक्शन हो रहा है तो ये जो अभी पाथवे जो फॉलो कर रहा था वो कौन सा पाथवे फॉलो करता है, यहाँ पे मान के लो प्रोडक्ट है, कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा था, ये पाथवे कर रहा था दिस वन, मान के चलो दिस वन इज द एक्स पाथवे। क्लियर है। जैसे ही हमने इसमें कैटलिस्ट का यूज किया तो कैटलिस्ट इटसेल्फ डोंट टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट तो इसने क्या किया, इसने बताया ए और बी को कि भाई आप इतना लंबा क्यों जा रहे हो, मैं एक आपको बहुत शॉर्टकट रास्ता देता हूँ जिसमें जो एक्टिवेशन जो एनर्जी हो क्या है वो कम लगेगा, उसका प्रोडक्ट सेम होगा, बट वो ओनली क्या कर रहा है जो पाथ है उसको ये शॉर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है कितना है, मान के चलो ई ए डैश है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई ए डैश, यहाँ पे देखो ये जो है ये एनर्जी और एनर्जी, तो ई ए डैश इज लेस दैन ई ए। क्लियर है। तो इट मीन्स जो प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या यूज ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। अब गाइज हम लोगों ने अभी देखा था, जो हम लोगों ने कंक्लूजन लिखा था कि अगर ये इंक्रीज होता है तो आर ओ आर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वाइस वर्सा मीन्स अगर ये डिक्रीज होता है तो आर ओ आर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन और कैसे जो रिएक्शन है उसमें वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। क्लियर है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो खुद पार्टिसिपेट तो नहीं करता, बट वो अपने प्रेजेंस के थ्रू जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर कर देता है और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज कर देता है। क्लियर है। तो गाइज आई थिंक ये आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आर्हेनियस इक्वेशन है या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, और वहाँ पे जो भी थोड़ा मोड़ा जो डाउट रहे होंगे आपको तो मैं उसमें कोशिश करूँगा थ्रू न्यूमेरिकल कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करें। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।